स्पोर्ट्स के फील्ड की बात करें तो ज़्यादातर लोग पहले के टाइम पे क्या प्रेफर करते थे, और ज़्यादातर क्या सारे लोग मैन स्पोर्ट्स को देखना। हमें किसी भी स्पोर्ट्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं दिखता था, क्योंकि सोसाइटी इस चीज़ को अप्रूव नहीं करती थी, और बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ के कारण। लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। अब हमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी दिखता है स्पोर्ट्स में, और आप सबको पता है कि कुछ वुमेन्स ने तो इंडिया को मेडल्स भी जितवाए हैं। तो पहले जैसी सिचुएशन अब नहीं रही, काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज वुमेन एंड स्पोर्ट्स, वुमेन एंड स्पोर्ट्स का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। सबसे पहले बात करें तो स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी कैसे कैसे उनका ट्रेंड इंक्रीज होता गया। सबसे फर्स्ट 1896 में जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे, उसमें आप सबको शौक लगेगा जान के कि किसी एक सिंगल वुमेन ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन वही 1900 में जो ओलंपिक्स हुए थे, वहां ये प्राउड की बात थी कि 22 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। देन 1904 में जो ओलंपिक्स हुए थे, उसके बाद फिर ग्राफ थोड़ा नीचे गया, केवल 6 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे ईयर पास आउट हुए, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ता गया। 2000 में जो ओलंपिक्स हुए, उसमें अप्रोक्स 10,400 स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसमें से जो वुमेन का पार्टिसिपेशन रेशियो था वो था 38.2%। तो ये काफी लेवल पे इंक्रीमेंट था। इसी तरीके से हर साल वुमेन का पार्टिसिपेशन का रेशियो बढ़ता गया। कर्णम मल्लेश्वरी, जिसका नाम आपने सुना, और 2000 में वो एक ऐसी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिसने वेट लिफ्टिंग को जीतकर इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। फर्स्ट इंडियन लेडी थी वो। और उसके बाद 2012 में साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम ने इंडिया को मेडल जितवाया। फिर बात करें 1984 में, तो पीटी उषा, जो कि मेडल तो नहीं जीत पाई, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही रिमार्केबल था। तो डे बाय डे और ईयर बाय ईयर उनका जो लेवल था वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, वो बढ़ता गया। लेकिन पहले के टाइम पे इतनी इनइक्वालिटी, और अभी भी कुछ है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहां वुमेन को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो मेंस के लिए होते हैं वैसे वुमेन्स के लिए नहीं होते। ना ही उनको कोचेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं औरतों को, ना ही उनको इनकरेज किया जाता है किसी भी चीज में पार्ट लेने के लिए। और सोशल अपोजिशन तो सबसे बड़ी चीज थी। मैरी कॉम की बात करें तो मैरी कॉम के फादर जो थे, उन्होंने भी उनको बॉक्सिंग में जाने से मना किया था। उन्होंने उनको कहा था बॉक्सिंग जैसी चीज है, अगर वो इसमें आगे बढ़ती है तो उनका फेस खराब हो सकता है और मैरिज प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, और उनका जो जज्बा था कर दिखाने का, वो आगे बढ़ी गई, यानी उनको बहुत सी चीजें ऐसी भी फेस आउट करनी पड़ी। पीटी उषा की बात करें तो पीटी उषा ने पूरे नेशनल टेलीविजन के सामने वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको रहने की फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। उनको 5 औरतों के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा था। तो ये भी उनके लिए एक स्ट्रगल था। लेकिन अब तो ये प्राउड की बात है कि अब सबकी थिंकिंग चेंज हो चुकी है, चाहे लोग हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, सब कुछ, सबका माइंडसेट चेंज हो चुका है। अब सब लोग वुमेन्स को भी देखना चाहते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हुए। अब देखते हैं कि रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, इंडिया में वुमेन का पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों है स्पोर्ट्स में। सबसे फर्स्ट बात करें लैक ऑफ लेजिस्लेचर। 1972 में एक लेजिस्लेशन पास किया गया था, इंडिया में नहीं दूसरी कंट्री में, टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल एड टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द वुमेन, यानी मैन को जितनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई है उससे इक्वली वुमेन्स को भी की जाए। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कोई लेजिस्लेशन पास नहीं होता, जिस कारण वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाती है। तो ये था उसका फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन की बात करें तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एज कंपेयर टू मैन, वुमेन्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बिल्टअप नहीं हो पाता, क्योंकि उनको कोई इंकरेज या कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, तो जिस कारण उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है और वो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ टाइम। ये कहा गया है कि जो वुमेन्स है वो केवल हाउस होल्ड वर्क करने के लिए बॉर्न हुई है, तो जिस कारण उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो घर का काम संभालने की भी होती है, तो उनको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो बाहर किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट है मेल डोमिनेटेड कल्चर सोसाइटी। स्पोर्ट्स में तो मेल और वुमेन्स के बीच में कुछ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो जब ये सब चीज़ें वुमेन्स देखती है और वो सब जानती भी कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उनका इंटरेस्ट अपने आप ही खत्म हो जाता है, वो खुद ही नहीं आती है आगे पार्ट लेने के लिए।
नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स। अगर दर्शक यानी हम जैसे लोगों की बात करें स्पेक्टेटर्स की, तो मेंस को वो ज्यादा देखना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू वुमेन। जैसे हम क्रिकेट का सबसे बड़ा एग्जांपल लें, तो जब मेंस का कोई क्रिकेट आने वाले होते हैं जैसे आईपीएल और ये सब सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, टीवीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एड्स आती है, बैनर्स लगते हैं, हर सारी चीजें, लेकिन कोई भी वुमेन क्रिकेट टीम को देखना पसंद नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उनको देखने में इंटरेस्ट आता है, ना ही टीवीज में ऐसा कुछ इतनी ज्यादा एड्स आती है उनके बारे में, तो स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि वो वुमेन को देख सकें, तो जिस कारण भी उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। नेक्स्ट बात करें तो नो पेरेंटल इंकरेजमेंट। कोई भी पेरेंटल इंकरेजमेंट नहीं होता, पेरेंट्स इस चीज को इंकरेज करते ही नहीं अपने बेटियों को कि वो आगे बढ़ सकें, वो उसको और पीछे रोकते हैं, उनको घर का काम ही करना चाहिए, इन चीजों में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए, तो जिस कारण कुछ वुमेन्स पार्ट ले ही नहीं पाती है। नेक्स्ट बात करें तो लैक ऑफ फिटनेस। जो गर्ल्स है वो अपनी बॉडी को लेकर इतना अवेयर नहीं होती, अपनी फिटनेस को लेकर इतना अवेयर नहीं होती, और स्पोर्ट्स में तो सबसे मेन चीज फिटनेस ही होती है। वो इतने फिट रहते ही नहीं है कि वो पार्ट ले सकें। जिस दिन वो अपनी बॉडी के शेप या हर एक चीज के बारे में अवेयर हो जाएं, तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो खुद ही उनके माइंड में इंकरेजमेंट होगा और वो खुद ही पार्टिसिपेट करेगी, तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है। नेक्स्ट उसकी बात कर तो लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज। वुमेन्स के पास इतनी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं होते, कुछ कुछ लोग तो अपनी बेटियों को पढ़वाते भी नहीं है, और जो पढ़ती हैं तो कुछ मिसकंसेप्शन के कारण आगे बढ़ नहीं पाती। जैसे कुछ मिसकंसेप्शन में से एक है कि डिलीवरी के टाइम पे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो पार्ट नहीं ले सकती स्पोर्ट्स कंपटीशन में। ऐसे कई मिसकंसेप्शन है जो कि गलत है। इन मिसकंसेप्शन के कारण, प्रॉपर एजुकेशन ना होने के कारण वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। नेक्स्ट बात करें लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस। स्कूल्स में भी हमने देखा है कि मेल कोचेस ज्यादा होते हैं वुमेन कोचेस से कंपेयर करें तो इस कारण भी औरतें आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि उनको प्रॉपर कोचिंग दी नहीं जाती, क्योंकि कोई भी वुमेन कोच अवेलेबल नहीं होता, मेल कोच होते हैं, जिसके कारण वो कंफर्टेबल बात नहीं कर पाती। नेक्स्ट करें तो लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी। ये सबसे बड़ा रीजन है कि उनको पास पर्सनल प्रॉपर सेफ्टी नहीं होती। अगर उनको कहीं ट्रैवलिंग करनी है, यहाँ से किसी दूसरे सिटी में जाना है, तो पर्सनल सेफ नहीं फील करती, उनको बहुत अब्यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजें उनको सफर आउट करनी पड़ती है, जिस कारण वो सेफ फील नहीं करती और वो आगे पार्टिसिपेट करती ही नहीं है। लास्ट देखिए तो लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू द फैसिलिटीज। जो फैसिलिटीज मेंस को प्रोवाइड की जाती है लाइक इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, कोचिंग, सारी चीजें, उनमें से कुछ भी वुमेन को नहीं प्रोवाइड किया जाता, जिस कारण उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, ना उनको कोई इंकरेजमेंट होता है, ना ही उनकी कोई एनर्जी होती है कि हम इन चीजों में लें, क्योंकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्पेशल कंसिडरेशन। अगर हमने अभी तक ये देखा कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में वो पहले के कंपैरिजन बहुत बड़ा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि वुमेन स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं ले सकती। उनकी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर से वो बहुत डिफरेंट होते हैं और उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है लाइक मेनार्क, मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी जैसी कई दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है, जिस कारण वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो आइए देखते हैं कि इनकी 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स और क्या सच में इनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है मेंस्ट्रुएशन। किसी भी रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन यानी 11 to 50 ईयर्स की एज की वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हर मंथ कुछ ब्लड शेड करती है, उसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ये बहुत पेनफुल और अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, वुमेन्स की बॉडी के लिए, क्योंकि ये गर्ल्स को एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोवाइड करता है जिसे हार्मोन्स कहा जाता है, जिससे जो औरतें हैं वो हेल्थी और फिट रहती हैं। और ये हर महीने प्रेगनेंसी के लिए आगे चल के प्रिपेयर करता है, क्योंकि जिस किसी को भी आगे चाइल्ड चाहिए उसके लिए मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें मिनार्क की। मिनार्क किसी भी यंग गर्ल की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कहा जाता है। ये यूजुअली 11 to 12 ईयर्स में होते हैं। रिसर्च का मानना है कि स्पोर्ट्स में पार्ट लेने से जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको कुछ हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, बिकॉज फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके कारण उनको बहुत से स्ट्रेस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज हो जाती है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये रिसर्च कहती है। आगे देखें तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ये क्या कहता है? इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल।
यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है वो 28 to 30 डेज में अगेन रिपीट होता है हर मंथ। चलता 7 डेज है बट हर महीने 28 to 30 डेज में रिपीट होता है। अगर इसमें कुछ इरेगुलरिटी हो और कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहा जाता है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं, जैसे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, यानी मेंस्ट्रुएशन का ना आना या 18 साल के बाद भी इस चीज को ना फेस करना। उस कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत से डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका सामना वुमेन्स को करना पड़ता है। सेकंड बात करें प्री मैच्योर सिंड्रोम्स, यानी मेंस्ट्रुएशन आने से कुछ टाइम पहले ही कुछ वुमेन्स को प्री मैच्योर सिंड्रोम्स होते हैं, यानी उन्हें पता चल जाता है पहले से ही कुछ सिम्टम्स से, जैसे हेडेक होना, कॉन्स्टिपेशन होना, स्ट्रेस होना, बिल्कुल खोए खोए रहना, इस तरीके की चीज़ों से उनको कुछ आइडिया मिल जाता है। थर्ड बात करें एब्डोमिनल क्रैम्प्स की। एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब जब कोई भी वुमेन इस चीज में होती है मेंस्ट्रुएशन पीरियड में तो उसे कुछ क्रैम्प्स का सफर करना पड़ता है, यानी बैक में पेन होना, हेड में पेन होना, इन सब चीजों को भी उन्हें सफर करना पड़ता है, जिस कारण भी रिप्रोडक्टिव एब्नॉर्मलिटीज हो जाती है। फोर्थ बात करें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। किसी भी गर्ल को जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन पीरियड का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद रेगुलर होने में 2 या 3 साल लग जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन का स्पोर्ट्स में से क्या लेना देना है। लोगों का कहना है कि जब भी वुमेन किसी मेंस्ट्रुएशन पीरियड को सफर करती हैं, इन रीजंस के कारण वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन आज की रिसर्च इस चीज को साफ मना करती है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इस मंथ में पार्ट नहीं ले सकते, इस मंथ में पार्ट नहीं ले सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इवन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से उनका जो पेन है वो भी और कम हो जाता है और उनको फिजिकल फिटनेस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेगनेंसी में स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्रेगनेंसी में भी कोई लेडी पार्ट नहीं ले सकती, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वो एक्टिवली पार्ट कर सकती है। साथ ही साथ उनको एक्सरसाइज और अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, वो टाइम टू टाइम लाइट एक्सरसाइज को प्रिफर करे और इन सब चीज़ों से वो स्पोर्ट्स में पार्ट ले सकती है, क्योंकि अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में लेगी तो उनका जो माइंड है वो भी काम रहेगा और उनकी बॉडी भी बिल्कुल फिट रहेगी। लास्ट टॉपिक इसका आता है मेनोपॉज स्पेशल कंसिडरेशन का, यानी जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ये यूजुअली 45 to 50 ईयर्स में होता है। इसमें जो वुमेन्स के हार्मोन्स है वो चेंज होना बंद हो जाते हैं, जिस कारण वुमेन्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है कि उनके माइंड में इरिटेशंस आ जाना, हेडेक, ऐसी कहीं बोन्स का कम हो जाना, ये सारी चीज़ों का सामना उनको करना पड़ता है। तो इस टॉपिक से यही पता चलता है हमें कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वुमेन्स को जो उनको रोक सके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से। इवन अगर कोई वुमेन फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम, हार्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम से और छुटकारा मिल सकता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फीमेल एथलीट ट्राइट। ट्राइट का मतलब यानी ये 3 चीजों से मिलकर बना है, ऑस्टियोपोरोसिस, अमीनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर, यानी ये 3 चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अब ये ट्राइड एक तरीके का सिम्टम या एक तरीके का डिसऑर्डर और इलनेस है जो वुमेन की लाइफस्टाइल को बहुत इफेक्ट करता है और उनकी बॉडी को हार्म भी पहुंचाता है। ये यूजुअली वही वुमेन सफ़र करती हैं जो कि स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती हैं, उनको इन ट्राइड्स को फेस करना पड़ता है। अब ये जो ट्राइड है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी को एक ट्राइड होता है, मान लीजिए ईटिंग डिसऑर्डर, तो ये पूरे चांसेस हैं कि बाकी की जो 2 ट्राइड है वो फेस करना पड़े उनको, या वो भी 2 ट्राइड हो सकते हैं उनको। लेकिन अब बात यह आती है कि पता कैसे चलेगा कि किसी फीमेल को या किसी वुमेन को ये ट्राइड्स हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट इंजरीज होना, इरिटेशन होना, लॉस ऑफ पावर, लो सेल्फ स्टीम, ऐसी चीज़ें जो होती है वो इस चीज़ के सिम्टम्स होते हैं जिनके कारण उनको ये ट्राइड्स फेस करने पड़ते हैं। 1 by 1 हम हर ट्राइड को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब होता है डिक्रीज बोन मटेरियल कंटेंट, यानी बोन्स का जो मास है वो एक बहुत कम लेवल तक रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण हड्डी में फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये यूजुअली विटामिन की कमी होना, कैल्शियम नहीं लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेना, उन सब चीज़ों के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स जो है वो बहुत वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, यानी ये प्रॉब्लम वुमेन को सफ़र करनी पड़ती है अगर वो स्पोर्ट्स में पार्ट लेती है तो। अब इसके कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे फर्स्ट कॉज की बात करें तो इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट,
यानी हमारी डाइट में, वुमेन्स की डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं होना। कहा जाता है कि 100 mg कैल्शियम सफिशिएंट है पर डे डाइट के हिसाब से, अगर वो बॉडी को नहीं मिलता है तो उस कारण ये डिसऑर्डर हो सकता है। सेकेंड है इसका कॉज बैड ईटिंग हैबिट्स, यानी अल्कोहल, ऐसी कई गलत गलत चीज़ों को खाना, इसके कारण भी ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। थर्ड कॉजेज है इसका ईटिंग डिसऑर्डर, प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम ना लेना, विटामिन की कमी होना, बॉडी में डाइटिंग करना कि हमें डाइटिंग करनी है, इससे वेट लूज हो सकता है, जिसके कारण कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को वुमेन्स नेग्लेक्ट कर देती है और जिसके कारण ये प्रॉब्लम उनको सफ़र करनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की बात, तो अमीनोरिया। अमीनोरिया दो तरीके के होता है, प्राइमरी अमीनोरिया और सेकेंडरी अमीनोरिया। प्राइमरी अमीनोरिया मतलब कि किसी गर्ल की, किसी वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज तो आ चुकी है, मान लीजिए 18 या 18 ईयर्स अबाउ, पर उसको मेंस्ट्रुएशन पीरियड बिगिन नहीं हुए, अभी तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी बॉडी के अंदर बिगिन नहीं हुई है, तो वो होती है प्राइमरी अमीनोरिया। सेकेंडरी अमीनोरिया होती है कि रिप्रोडक्टिव एज भी आ चुकी है, टाइम पे उसकी मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाते हैं, यानी 2 या 3 मंथ 4 महीने बाद वो बंद हो जाते हैं, फिर बहुत टाइम बाद वापस से होते हैं, तो उससे कहता है सेकेंडरी अमीनोरिया। इसके कॉजेस की बात करें तो हार्मोनल चेंजेस, कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण ये डिसऑर्डर फेस करना पड़ता है। सेकेंड बात करें तो इनटेक ऑफ लेस कैल्शियम। इनटेक ऑफ लेस कैल्शियम मतलब डाइट में प्रॉपर कैल्शियम ना लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, जिसके कारण भी वुमेन्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। थर्ड कॉज इसका इंटेंसिव एक्सरसाइज। इस चीज से बचने के लिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, स्पोर्ट्स में यूं ही पार्ट कर रहे हो और अगर आप एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको इस डिसऑर्डर से बचना है तो प्रॉपर कुछ एक्सरसाइज जो कि कोई गाइड करे, उससे रिलेटेड आपको ये एक्सरसाइज कुछ करनी चाहिए। थर्ड जिस ट्राइट की बात करी थी, ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि गर्ल्स अपने बॉडी वेट को लूज करने की कोशिश करती है जस्ट बिकॉज उनका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस अच्छा हो सके, लेकिन इस चक्कर में वो कुछ ऐसे अनहेल्थी मेथड्स को अडॉप्ट करती है, लाइक डाइटिंग करना, कुछ चीज़ों को खाने में इग्नोर करती है, जो कि सही बात नहीं होती। ये भी दो तरीके की होती है, इसमें भी दो चीज़ें होती है, एक तो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब कि यहाँ जो गर्ल्स है वो सिर्फ फूड के बारे में सोचती है कि उनका बॉडी वेट वो कैसे लूज कर सकती है, कैसे वो डाइटिंग करे, कैसे किन चीज़ों को इग्नोर करें, जिसके कारण उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जहाँ सामने वाले को देखने से तो लगता है कि हाँ ये थिन है, इनका वेट लूज हो रहा है, बट वो जब वो खुद वुमेन मिरर के सामने खड़ी होती है तो दे फील लाइक ओबेस, उनको लगता है कि हम अभी भी मोटे ही हैं, बट सामने वाले को लगता है कि वो पतले हैं। तो ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। सेकेंड होता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा मतलब जो गर्ल्स है वो एक्सेसिव फूड खा तो लेती है और उसके बाद वॉमिट कर देती है ताकि उनका बॉडी वेट लूज हो जाए या इक्वल आ सके। तो ये लास्ट था हमारा ईटिंग डिसऑर्डर।